तो बच्चों आज का ये सेकंड लेक्चर सॉल्यूशन चैप्टर का ये बात करेगा अब आपसे हेनरीज लॉ की कि आखिर हेनरीज लॉ होता क्या है। तो हमको पता है कि इस चैप्टर में दो बड़े अच्छे लॉ है। पहला लॉ आपका हेनरीज लॉ है और दूसरा लॉ बच्चे आपका रॉल्स लॉ है। तो हम पहले बात करेंगे बच्चे कि हेनरीज लॉ होता क्या है। देखिए सबसे बड़ी इंफॉर्मेशन या सबसे बड़ी बात जो हमको पता होनी चाहिए हेनरीज लॉ के बारे में वो ये पता होनी चाहिए कि ये जो लॉ है ये डील करता है डील्स विथ solubility of gases in liquid। ये बात सब लोग ध्यान रखेंगे। दिस लॉ डील्स विथ solubility of gases in liquid। इसका मतलब आप इस बात को और समझेंगे कि जो लिक्विड की जो गैस की solubility है लिक्विड के अंदर, गैस एज अ सॉल्यूट की जो solubility है लिक्विड के अंदर वो सॉलिड एज अ सॉल्यूट या लिक्विड एज अ सॉल्यूट लिक्विड के अंदर थोड़ी सी अलग है। ठीक है बच्चे, तो हेनरीज लॉ डील्स विद सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड की हम बात करने जा रहे हैं। तो आप सबको ये पता होना चाहिए कि बहुत हद तक, अच्छा पहले तो हम इसकी इक्वेशन की बात कर लें। तो इसका जो इक्वेशन है वो है P इक्वल्स टू के एच इंटू काय। ये हेनरीज लॉ का इक्वेशन है जो हम सबको पता होना चाहिए। यहां पर बच्चों P का जो मतलब है, P का मतलब यहाँ पे आपके हिसाब से क्या है, प्रेशर। आप सब लोग समझेंगे कि यहाँ पर P जो है वो आपके लिए क्या है बच्चों, प्रेशर है। ठीक है, अच्छा KH इज हेनरीज कांस्टेंट। KH इज हेनरीज कांस्टेंट और ये हर एक गैस के लिए अलग अलग इसकी वैल्यू होती है। KH इज हेनरीज कांस्टेंट और काय जो है ये आपका मोल फ्रैक्शन कहलाता है। ये आप सब ने पढ़ा होगा, काय को हम लोग मोल फ्रैक्शन कहते हैं। ठीक है, और आप सबको पता भी होगा कि मोल फ्रैक्शन का आखिर फॉर्मूला क्या होता है। तो P इक्वल्स टू के एच इंटू काय, ये आपका हेनरीज लॉ है। ठीक है, अब देखिए, अब आपको समझना क्या है कि अगर मैं इस लॉ की डेफिनेशन की आपसे बात करूं कि इसकी डेफिनेशन क्या होती है, तो देखिए आप क्या समझेंगे बच्चे। तो हम लोग कहते हैं कि द पार्शियल प्रेशर पार्शियल प्रेशर का मतलब क्या होता है, इंडिविजुअल प्रेशर। द पार्शियल प्रेशर ऑफ अ गैस द पार्शियल प्रेशर ऑफ अ गैस इन वेपर phase P, the partial pressure of a gas in vapor phase P is directly proportional to the mole fraction of the gas in the solution। ये बच्चों इसका सिंपल सा मतलब है। The partial pressure of a gas in vapor phase P is directly proportional to the mole fraction of the gas in the solution। ये आपके लिए हेनरीज लॉ की डेफिनेशन आपको आनी चाहिए। यही डेफिनेशन आपको वहां पे लिख के आनी है। तो अगर आप ध्यान से समझो और कोई आपसे पूछे कि क्या के एच जो अभी आपने लिखा था फॉर्मूला P इक्वल्स टू के एच इंटू काय, P इक्वल्स टू के एच इंटू काय की, तो यहाँ पे क्या के एच की कोई यूनिट होती है, तो आप कहोगे यस बेटा के एच की यूनिट होती है। तो हम लोग समझेंगे के एच जो कि हेनरीज कांस्टेंट है, इसकी यूनिट का मतलब क्या हुआ, एटीएम लिखोगे या फिर आप बच्चों बार लिखोगे या बच्चों आप लिखोगे किलो बार। ये बात सब लोग ध्यान रखेंगे कि हम लोग ये जो हेनरीज कांस्टेंट के एच लिखते हैं, के एच हर एक गैस के लिए अलग अलग होती है और के एच की जो यूनिट है बच्चों मैंने आपको बता दी, दैट इज योर एटीएम और बार, या आप कह सकते हो कि किलो बार। तो ये था हेनरीज लॉ का डेफिनेशन, ये था हेनरीज लॉ का एक्सप्रेशन। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं इसकी तरफ। तो हेनरीज लॉ जो कि सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड को डिफाइन करता है। आपको ये समझना है कि जब भी कोई गैस लिक्विड में सॉल्युबल होगा, मतलब सॉल्वेंट में अगर कोई गैस को हम डालेंगे बच्चे एज अ सॉल्यूट, तो वहां पर जो सोल्यूशन बनेगा, तो आपको ये समझना है कि जब ऐसा कभी होता है तो हीट एनर्जी बाहर निकलती है। इसका मतलब देखो क्या हुआ, तो इसका मतलब ये हुआ कि जब भी गैस का सोल्यूशन आप बनाओगे तो वहां पे डेल्टा एच की वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव।
मतलब ये कैसा फिनोमेना हो गया बच्चे, ये एक एक्सोथर्मिक फिनोमेना हो गया। तो हम कहेंगे कि solubility of a gas in liquid is an exothermic phenomena। क्या बोलेंगे बच्चे, solubility of a gas in liquid is an exothermic phenomena। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर कल को आप टेम्परेचर को बढ़ाते हो तो ली चैटलियर प्रिंसिपल के हिसाब से solubility of गैस कम हो जाएगी। इस बात को हम लोग ध्यान रखेंगे। क्या क्या मैंने आपसे बच्चे कि on increasing the temperature, on increasing the temperature, on increasing the temperature, solubility of a gas decreases, solubility of a gas decreases according to ली चैटलियर प्रिंसिपल। ये इक्विलिब्रियम में हमने पढ़ा था कि ली चैटलियर प्रिंसिपल क्या होता है, अकॉर्डिंग टू ली चैटलियर प्रिंसिपल। तो हम लोग कहते हैं बेटा एक ऐसा प्रिंसिपल, ली चैटलियर का सिंपल सा मतलब है जब वो इक्विलिब्रियम कंडीशन की बात करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अगला है बच्चे कि कौन कौन से फैक्टर किसी भी गैस की सॉल्युबिलिटी को अफेक्ट कर सकते हैं लिक्विड के अंदर। तो हम क्या लिखेंगे, factors affecting solubility of a gas, factors affecting solubility of a gas, factors affecting solubility of a gas। ये अगला टॉपिक है, factors affecting solubility of a gas। तो देखो यार यहाँ पे of a gas in a liquid, in a liquid, तो कौन कौन से फैक्टर किसी भी गैस की सॉल्युबिलिटी को अफेक्ट करेंगे, आपको उनके बारे में पढ़ना है। तो आप पहले ये समझो, पहला फैक्टर जो इफेक्ट करेगा वो है नेचर ऑफ द गैस। क्या बोलोगे आप, नेचर ऑफ द गैस। सबसे पहला फैक्टर बच्चे हो गया आपका नेचर ऑफ द गैस, गैस का नेचर कैसा है। दूसरा फैक्टर जो बच्चे है वो आपका है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, कि टेम्परेचर क्या कर सकता है, तो मैंने आपको भी वो बता ही दिया। ठीक है, और तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है बच्चे वो है प्रेशर ऑफ द गैस। क्या बोलोगे आप, प्रेशर, कि आप कितना प्रेशर अप्लाई कर रहे हो, इफेक्ट ऑफ प्रेशर आप कह सकते हो। सबसे अहम भूमिका ध्यान रखना यही निभाता है यहाँ पे। ठीक है बच्चे, सो नेचर ऑफ द गैस, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। आगे बढ़ते हैं। तो अगर मैं बात करूं आपसे नेचर ऑफ द गैस की और सॉल्वेंट की, है ना, तो अच्छा हाँ एक बात और मैं कहना चाहूंगा आपसे कि नेचर ऑफ द गैस एंड सॉल्वेंट, नेचर ऑफ द गैस एंड सॉल्वेंट ये डिसाइड करेंगे आपके फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन अ लिक्विड। ठीक है बच्चे, आगे देखते हैं। तो अगर हम बात करें नेचर ऑफ द गैस एंड सॉल्वेंट की, नेचर ऑफ द गैस, नेचर ऑफ द गैस एंड सॉल्वेंट, तो आपको क्या समझना है बेटा, आपको ये समझना है यहाँ पे कि कुछ ऐसी गैसेस हैं, जैसे मान लो हमारे पास लेट्स सपोज है हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ठीक है, नाइट्रोजन, तो ये पानी में घुलते जरूर हैं, dissolve in water, they get dissolve in water, dissolve in water to a low extent। ये पानी में घुलते जरूर लेकिन थोड़ा कम मात्रा में घुलते हैं बच्चे। ठीक है, वैसे ही बच्चे अगर मैं बात करूं आपसे, लेट्स सपोज यहाँ पे कुछ ऐसे गैसेस की, लेट्स सपोज मेरे पास अमोनिया है, मान लो मेरे पास कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, मान लो मेरे पास HCl है, तो ये जो है ये पानी में बहुत अच्छा घुल जाते हैं, दे गेट डिसॉल्व टू अ वेरी गुड एक्सटेंट, वेरी गुड एक्सटेंट। तो आप देख रहे हो कि कुछ ऐसी गैसेस जो पानी में अच्छी नहीं घुलती, घुलती है लेकिन एक लो लेवल तक घुलती है, और कुछ ऐसी गैसेस हैं जो पानी में काफी अच्छे लेवल पे घुल जाती है। तो कौन कौन सी, अमोनिया, CO2, HCl, दे कैन डिसॉल्व टू अ वेरी गुड एक्सटेंट। ठीक है, तो आपको ये समझना है। तो अब अगर हम यही समझें इस बात को, तो ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और CO2, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और CO2, ये तीनों इथाइल अल्कोहल में आर मोर सॉल्युबल, आर मोर सॉल्युबल इन इथाइल अल्कोहल।
in ethyl alcohol as compared to water, as compared to water. ये इथाइल अल्कोहल में ज्यादा सॉल्युबल हैं एज कंपेयर टू वाटर। तो आप समझ सकते हो कि यहाँ पे जो है गैस का नेचर, सॉल्वेंट का नेचर जरूर डिपेंड करेगा सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड को लेकर। ठीक है, अब बात करते हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। तो मैंने आपको बता ही दिया कि टेम्परेचर बढ़ाने पे सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस कम हो जाती है। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, तो हमने क्या पढ़ा? ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर solubility of gases decreases, क्योंकि ये एक एक्सोथर्मिक फिनोमेना है, as it is an एक्सोथर्मिक फिनोमेना। तो ये मैंने आपकी दूसरी कंडीशन भी सेटिस्फाई कर दी यहाँ पे, फिनोमेना। अब बात करते हैं तीसरी कंडीशन की। तो तीसरी कंडीशन जो है वो है बच्चों आपके प्रेशर को लेके, इफेक्ट ऑफ प्रेशर, कि प्रेशर क्या इफेक्ट करता है ना? इफेक्ट ऑफ प्रेशर, इफेक्ट ऑफ प्रेशर। तो देखो, अब इस बात को ऐसे समझो कि ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है बेटा। ठीक, तो आप सबको पता है कि अगर इफेक्ट ऑफ प्रेशर का मतलब क्या? ऑन अप्लाइंग मोर प्रेशर, ऑन अप्लाइंग मोर प्रेशर, on applying more pressure, solubility of a gas, solubility of a gas increases, of a gas increases। इसका मतलब है, आप ऐसे समझिए कि जो नीचे सतह पे नदी के मछलियां रहती हैं वो ज्यादा कंफर्टेबल हैं एज कंपेयर टू ऊपरी सतह पे। क्यों? क्योंकि निचले सतह पे क्या है, प्रेशर ज्यादा है, तो सॉल्युबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन क्या होगा बच्चे? ज्यादा होगा। तो यहाँ पे एक सवाल बनता है कि एक्वेटिक स्पीशीज आर मोर कंफर्टेबल, aquatic species are more comfortable at the bottom of the sea, are more comfortable at the bottom of the sea। why? तो हम बच्चे इसका जवाब लिखेंगे bottom of sea। why? तो इसका सिंपल सा जवाब बेटा ये है कि at the bottom of the sea pressure is high and temperature is low, so solubility of gases increases at the bottom, at the bottom of the sea, at the bottom of the sea, निचली सतह पे बच्चे pressure is high, pressure is high and temperature is low, temperature is low, so solubility of gases, solubility of gases increases at the bottom of the sea। सिंपल सा आंसर इसका बच्चे। तो आगे बढ़ते हैं ना। तो अब आपको ये पता होना चाहिए, ये मैंने आपको हेनरीज लॉ तो बता दिया, तो इसका मतलब आपको ये समझ में आना चाहिए कि जो KH है और टेम्परेचर, उसके बीच में क्या रिलेशन है। KH एंड टेम्परेचर का रिलेशन हमको समझना है बच्चे, KH एंड टेम्परेचर का रिलेशन। तो देखो, हमको ये पता है कि P बराबर KH इंटू काय, और हमको ये पता है कि KH बराबर P अपॉन काय। मतलब जैसे जैसे KH की वैल्यू बढ़ेगी, जैसे जैसे हेनरीज कांस्टेंट KH की वैल्यू बढ़ेगी, मोल फ्रैक्शन और सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन वाटर घटेगा। मोल फ्रैक्शन और सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन वाटर घटेगा। जैसे जैसे KH की वैल्यू बढ़ेगी बच्चों, मोल फ्रैक्शन या फिर सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन वाटर घटेगा। और हमको ये भी पता है कि जैसे जैसे टेम्परेचर की वैल्यू बढ़ेगी, वैसे वैसे, जैसे जैसे बच्चे टेम्परेचर की वैल्यू बढ़ेगी, वैसे वैसे मोल फ्रैक्शन या सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस घटेगा, सॉल्युबिलिटी और मोल फ्रैक्शन कम हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इसका मतलब है, अगर आप समझें
तो कहीं ना कहीं KH और T एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है बच्चे, KH मतलब हेनरीज कांस्टेंट और टेम्परेचर एक दूसरे के बच्चों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। तो आगे बढ़ते हैं बच्चे। नाउ अब आ गया, तो हमें एक लाइन याद रखनी है, द वैल्यू ऑफ KH इंक्रीजेस विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर implying that the solubility decreases with increase of temperature at the same pressure। तो कल कोई assertion रीजन में आ सकता है, तो हम इसको नोट बना के समझेंगे और ध्यान रखेंगे। मैंने क्या कहा आपसे बच्चे, द वैल्यू ऑफ KH, द वैल्यू ऑफ KH increases with increase of temperature, with increase of temperature, that is the solubility of gas, that is the solubility of gas decreases with increase of temperature, with increase of temperature at the same pressure, at the same pressure। ये बात आपको बच्चों समझनी है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। क्या लिखा मैंने, the value of KH increases with the increase of temperature, that is the solubility of gas decreases with the increase of temperature at the same pressure। तो बात करते हैं लिमिटेशन ऑफ हेनरीज लॉ की। ठीक है बच्चे, तो अगला टॉपिक है हमारा यहाँ पे लिमिटेशन ऑफ हेनरीज लॉ, लिमिटेशन ऑफ हेनरीज लॉ। तो आप लिमिटेशंस ऑफ हेनरीज लॉ, ये हमारा अगला टॉपिक है। इसको समझते हैं अभी कि हेनरीज लॉ की क्या क्या लिमिटेशन हो सकती है। तो देखो, सबसे पहली बात तो ये समझना कि हेनरीज लॉ तभी एप्लीकेबल है जब दी गई फॉलोइंग बातें सेटिस्फाई हो रही होंगी। तो सबसे पहली बात क्या है, अगर हमें हेनरीज लॉ को अप्लाई करना है, प्रेशर शुड बी लो, प्रेशर शुड बी लो। ठीक है, एंड टेम्परेचर शुड बी हाई, टेम्परेचर शुड बी हाई। अगर आप समझो तो ये जो कंडीशन है ये तब एप्लीकेबल है जब आपकी जो गैस दी हुई है वो आइडियल गैस की तरह बिहेव करे। दैट इज द गैस शुड बिहेव, द गैस शुड बिहेव, द गैस शुड बिहेव लाइक एन आइडियल गैस। जनरली हम सबको पता है कि आइडियल गैस हाइपोथेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू है। तो प्रेशर कम होगा, टेम्परेचर बहुत ज्यादा होगा और गैस को एक आइडियल गैस की तरह बिहेव करना पड़ेगा। दूसरी बात बच्चे कि कब ये एप्लीकेबल है, तो गैस जो आप गैस इस्तेमाल करोगे, द गैस शुड नॉट, द गैस शुड नॉट undergo, the gas should not undergo compound formation। जो गैस है वो कंपाउंड फॉर्मेशन ना कर रहा हो। कंपाउंड फॉर्मेशन ना करने का मतलब क्या बच्चे, कि वो रिएक्शन ना दिखा रहा हो विद कंपाउंड फॉर्मेशन विद द सॉल्वेंट, विद द सॉल्वेंट, या आप कह सकते हो दैट इज और एसोसिएशन और डिसोसिएशन इन द सॉल्वेंट, एसोसिएशन और डिसोसिएशन इन द सॉल्वेंट। जो दी हुई गैस है वो सॉल्वेंट के अंदर एसोसिएशन या डिसोसिएशन नहीं करनी चाहिए। याद करो, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का मेन कॉन्सेप्ट तो यही था कि गिवन सॉल्यूट एसोसिएशन या डिसोसिएशन करेगा, टूटेगा या जुड़ेगा तभी आप बात करोगे। तो मतलब ये हुआ कि हेनरीज लॉ और कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में वास्ता नहीं हो सकता, क्योंकि दोनों उल्टे चल रहे हैं। ठीक है, तो अगर मान लो मैं आपको एक सवाल दे दूं, लेट्स सपोज मैंने आपसे पूछा कि आप बताइए कि अगर मेरे पास यहाँ पे, अगर मेरे पास बच्चों यहाँ पे अमोनिया गैस को मैंने पानी के अंदर डाल दिया, तो क्या यहाँ पर हेनरीज लॉ की मैं बात कर सकता हूं? इस बात को समझना, सिंपल सवाल है बच्चे। तो आप सब बोलोगे नहीं सर, यहाँ पे हम लोग हेनरीज लॉ की बात नहीं कर सकते। क्यों? देखो यार, नया कंपाउंड बन गया और हमने पढ़ा था कि हेनरीज लॉ की बात तभी करेंगे बच्चे
जब वहां पे नया कंपाउंड नहीं बनेगा। अच्छा, अगर आप और दिमाग लगा के समझो तो ये जो आपने NH4OH का एक्वस सोल्यूशन यहाँ पे बनाया है, ये आपको पता है कि ये टूट रहा होगा और इक्विलिब्रियम पे बैठा होता है, तो मतलब टूटना और जुड़ना इसका लगातार चल रहा होता है। तो इसीलिए बच्चे हमारा हेनरीज लॉ इन दोनों के लिए एप्लीकेबल, मतलब इसके लिए एप्लीकेबल नहीं होगा। तो अगर मान लो मैं आपको दे दूं दूसरा सवाल, लेट्स सपोज मैंने आपको दिया HCl गैस और आपने HCl गैस को पानी में डाल दिया, अब बताओ अब एप्लीकेबल होगा? तो आप जब इसको पानी में डालोगे बच्चे, तब देखो ये क्या बन जाएगा, HCl एक्वस। जब ये HCl एक्वस बन गया तो आपको पता है कि HCl एक्वस का मतलब है कि HCl लगातार पानी में टूट जाएगा H+ आयन में एंड Cl- आयन में। तो यहां पर भी देखो बच्चे हेनरीज लॉ एप्लीकेबल नहीं माना जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया। तो ये हेनरीज लॉ के बारे में था, और हेनरीज लॉ के बेसिकली ये मेन कॉन्सेप्ट के बारे में था। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ हेनरीज लॉ, फिर हम करेंगे न्यूमेरिकल्स ऑफ हेनरीज लॉ। ठीक है बच्चे, थैंक यू सो मच यार।